नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी अकाउंटेंट में। और आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर एक का मनपसंद टॉपिक है। हर कोई बहुत जल्दी कम समय में पैसे कमाना चाहता है तो उसको एक ना एक ऑप्शन मिलता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के लिए मैंने बरेली के बहुत ही प्रसिद्ध, बरेली तो अब छोटा शहर हो गया, बल्कि इंडिया के बहुत ही फेमस फैकल्टी CMA शरद गौतम जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, जिनके से हम शेयर मार्केट के लेकर बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे शेयर सेलेक्ट करने चाहिए। तो इसलिए अगर शेयर मार्केट की आपको जानकारी चाहिए है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी अकाउंटेंट में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। थैंक यू विनीश, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके शेयर मार्केट के टॉपिक पे कुछ रख सकूं। सर, जैसे शेयर मार्केट को सबसे पहला आम आदमी का जो प्रश्न होता है कि शेयर मार्केट है क्या, मतलब किस बला का नाम है शेयर मार्केट और इसमें क्या होता है? विनीश, ऐसा है, शेयर मार्केट जैसे ऑर्डिनरी मार्केट होते हैं, नॉर्मल मार्केट होते हैं, ये उसी तरीके का मार्केट है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चीज़ें, कीमतें बढ़ती हैं या घटती हैं। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर जो मेथडोलॉजी है, जो तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें टेक्नोलॉजी का आजकल इस्तेमाल होने लगा है। हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, और उस डीमैट अकाउंट यानी कि उस ब्रोकर के थ्रू हम अपना ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये शेयर मार्केट में अगर कोई पैसा अर्न करता है या किसी भी व्यक्ति को रिटर्न होता है, जितने रुपए का भी रिटर्न हो रहा है, उसी समय उतना ही लॉस किसी न किसी को हो रहा होता है। तो एक तरीके से ये मार्केट एक एक्सपर्टीज़ देने का एक तरीका है, किस तरीके से आपकी एनालिसिस दूसरे की एनालिसिस पे अगर बेहतर बनती है तो आप दूसरे के हिस्से का प्रॉफिट अपने हिस्से तक ला सकते हैं। लेकिन लोग तो भेड़ चाल से शेयर खरीदते हैं। शेयर मार्केट में एनालिसिस का पार्ट आप मान के चलें कि टोटल जितना भी वॉल्यूम शेयर मार्केट में होता है उसका 20 to 30% लोग ही केवल एनालिसिस के थ्रू शेयर खरीदते बेचते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स दोज हु आर डीलिंग इन शेयर मार्केट, वो बेसिकली इनसाइडर इन्फॉर्मेशंस, टीवी चैनल से मिली हुई इन्फॉर्मेशंस, दोस्तों के द्वारा दिया गया टिप्स या हंचेस कि आज ये शेयर बढ़ सकता है, उसके ऊपर शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं। ये शेयर मार्केट मतलब कहना, अगर इसे सही शब्दों में कहें कि ये गैम्बलिंग है, जुआ है, क्या है कि लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं और रातों रात राजा से रंक बन जाते हैं, तो क्या इसे स्पेकुलेशन कह सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल विनीश, एक तरीके से हम स्पेकुलेशन कह सकते हैं। एक ही पर्टिकुलर शेयर, अगर हम एक शेयर को इन्वेस्टमेंट की तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेकुलेशन की तरह से उसको हम कह सकते हैं। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पेकुलेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ वे ऑफ क्रिएटिंग योर इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ अ सिस्टमैटिक एनालिसिस, सिस्टमैटिक वे ऑफ कैलकुलेटिंग रिस्क, जिसमें रिस्क को आप एक लिमिट तक रखने के बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपका मेन पर्पस जो है लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन और रेगुलर इनकम अर्न करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेशन में हमारा सिर्फ पर्पस होता है शॉर्ट टर्म में प्राइस के एप्रिसिएशन को देखना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर हम खरीदते हैं अगर मान लीजिए, और उसका बेसिक पर्पस क्या है कि अगले 10 सालों तक मैं अपने पास रखूँगा, तो उससे मिलने वाला जो इनकम है यानी कि डिविडेंड, वो हमारी रेगुलर इनकम हो गई। और बाय द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वैल्यू हमारी शेयर प्राइस में बढ़ेगी वो हमारी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। बाय द एंड ऑफ द 10th ईयर हम ये कह सकते हैं कि हमने 2 तरीके की इनकम अर्न करी, डिविडेंड इनकम, रेगुलर इनकम हो गई, और कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि जो 10th ईयर के एंड का जो प्राइस है और जो हमारी जो बाइंग प्राइस है, उन दोनों का डिफरेंस जो आया, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। इन दोनों को मिला के हमारी वेल्थ बनती है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदने चाहिए? अब नहीं, शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, अब लॉन्ग टर्म का नज़रिया वो पहले जब हम आज से 5 या 10 साल पहले देखते थे, वो नज़रिया लॉन्ग टर्म का 10 साल, 12 साल, 15 साल होता था। आज की दौर में ये नज़रिया जो है, चूँकि टेक्नोलॉजी आपने देखा कि रोज़ चेंज हो रही है। इवन 4G के बाद अब 5G आ गया। 5G से अब बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी चेंज होगी।
सेमीकंडक्टर बिजनेस आगे आ रहा है, एआई, मशीन लर्निंग, इनसे रिलेटेड बिजनेस हो गया, चैट जीपीटी से रिलेटेड रिलेशन जो है काफ़ी कुछ सारे बिजनेसेस का इस्टेब्लिश हो गया। तो बिजनेस के डायनामिक्स इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं कि अगर आपने 2 साल में अपने इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट नहीं करा तो इट मे बी पॉसिबल कि वो या तो बहुत बम्पर आपको रिटर्न देगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि टेक्नोलॉजी इस हिसाब से ऑब्सोलीट हो रही है कि वो शेयर आपका डंप भी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग टर्म नज़रिया कि 2 से 3 साल के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करें। आपने जिस इंडस्ट्री में पैसा लगाया उस इंडस्ट्री को इवेल्युएट करें, क्या इंडस्ट्री के अगले 5 साल किस तरह जाने वाले हैं, ये नई टेक्नोलॉजी उस इंडस्ट्री को किस तरह सपोर्ट कर रही है, उस हिसाब से आपको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर, एक आम आदमी का प्रश्न ये होता है कि मैंने आज मान लीजिए कहीं मेरी जॉब लगी, मैंने अपना काम शुरू किया और मैं चाहता हूँ कि मेरी साइड इनकम भी हो, और साइड इनकम में शेयर मार्केट सबको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखता है और मैं साइड मार्केट में आना चाहता हूँ। तो शेयर मार्केट में आने के लिए मुझे किन किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और शेयर सिलेक्शन कैसे करने चाहिए? देखिए, ये मेरे ख्याल से जितने भी लोग होते हैं जो जॉब करते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड स्पेंड करने के बाद उस जॉब में ये चाहते हैं कि यार इस जॉब के अलावा भी मेरी सेकंड इनकम हो। अब चूंकि वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अपनी किसी न किसी डिग्री को लिए हुए होते हैं, और शेयर मार्केट में आजकल का हॉट टॉपिक, आपने पेंडेमिक में पूरी दुनिया बंद हुई, सिर्फ एक ही मार्केट चला, वो था शेयर मार्केट। और आपने ये भी देखा होगा कि उससे पहले हमारे यहाँ 3.5 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट थे, और डीमैट जो ये पेंडेमिक के दौरान वो 7 करोड़ के आसपास हो गए। लेकिन ये 7 करोड़ के आसपास हो गए, इसका आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इंडियन शेयर मार्केट पे ये रहा कि बहुत सारे FIIs ने पैसा हिंदुस्तान से निकाला इस पीरियड में, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर थे उसकी वजह से हमारा मार्केट थोड़ा संभला रहा। तो हमारा मार्केट ने दुनिया के मार्केट के मुकाबले थोड़ा रिटर्न बेहतर दिया। अब वही रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं आज की डेट में अपनी एक पर्टिकुलर लेवल की होल्डिंग से इस मार्केट को होल्ड करे हुए हैं। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि हम साइड इनकम क्रिएट कर रहे हैं या साइड अपनी जो सेविंग्स हैं उसको हम वेल्थ में क्रिएट कर रहे हैं। इनकम के लिए तो सिर्फ एक ही वे है। ट्रेडिंग को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। लोग आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग पे ज़्यादा जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर आप एक एनालिसिस कोई भी उठा के देखिए 100 ट्रेडर में से 95% लोग अपना पैसा गंवाते हैं, 5% लोग अपना पैसा बनाते हैं। 5% लोग जो पैसा बनाते हैं वो कुछ अपनी स्ट्रेटजीज़ यूट्यूब पे डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन उसके बिल्कुल अगेंस्ट बना के चलते हैं ताकि आम पब्लिक उसके अगेंस्ट पोजीशन बनाए और वो पैसा बनाए। तो शेयर मार्केट से अगर आपको अपनी वेल्थ बनानी है उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है हर सैलरीड पर्सन को। बेसिकली जब हम अब पैसा अर्न करते हैं तो उस अर्निंग के दौरान हमारी जो इनकम है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक कंजम्पशन पार्ट होता है और एक सेविंग पार्ट होता है। सेविंग पार्ट हमारा बेसिकली जनरली हमारी सेविंग बैंक अकाउंट में रहता है, और सेविंग बैंक अकाउंट हमें 4 से 5% का इंटरेस्ट देता है। अभी तो 4% भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम उसकी FD करा देते हैं तो मैक्सिमम 7% मिल रहा है। बिल्कुल। इसके अगर आप ये देखें कि 1 साल के दौरान आप एक 100 रुपये के नोट में क्या क्या खरीद पा रहे थे, आज उसकी परचेजिंग पावर लगातार गिर रही है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन आपको मालूम है, रिटेल इन्फ्लेशन लगभग 9% के आसपास चल रही है। इन्वेस्टमेंट आपको 7% दे रहा है, यानी स्टिल आप अपनी 2% के बराबर परचेजिंग पावर लूज़ कर रहे हैं ईयर टू ईयर। तो मेरा जो सजेशंस ये है बेसिकली कि आप अपने पैसे को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो कम से कम आपको 9% का सालाना रिटर्न तो निकाल के दे। अब बात ये रही कि 9% का रिटर्न कैसे निकले। उसके लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं 2-3 जो मैं अपने ऊपर अडॉप्ट करता हूँ चीज़ें, वो आप लोग अगर थोड़ा सा अगर सोच के देखें कि जैसे सपोज़ मुझे मारुति कार पे बिलीव है। मैं 10 साल पहले भी एक गाड़ी खरीदी जो मारुति की थी, 10 साल बाद भी हमने जो गाड़ी खरीदी वो मारुति की थी। तो हमने क्यों वो गाड़ी खरीदी? क्योंकि कंपनी में विश्वास था और 10 सालों में उस कंपनी ने प्रोग्रेस बहुत करी, डिफरेंट मॉडल्स निकाले, उनकी ईयर टू ईयर ग्रोथ रेट रही। तो हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है, हम कंपनी पे तो बिलीव करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट पे तो बिलीव करते हैं, लेकिन कंपनी की ओनरशिप में हम भागीदारी नहीं करते हैं। तो मेरा जो अपना फंडा है, अगर हम प्रोडक्ट पे बिलीव करते हैं तो व्हाई नॉट यू डोंट वांट टू बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। बिल्कुल। तो ओनरशिप, अगर आप जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका बिलीव उस प्रोडक्ट में है
सिर्फ उस प्रोडक्ट उससे रिलेटेड जो कंपनी है, उसकी जो ओनिंग कंपनी है, उसके शेयर को आप एक एक दो दो क्वांटिटी में अगर खरीदते रहेंगे तो जो विश्वास आपका प्रोडक्ट के लिए है वही विश्वास आपका उस शेयर के लिए होगा, और लंबे समय में वो देखेंगे वो आपकी धीमे 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 वेल्थ बना देगा। अब आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है रेगुलर इनकम। तो रेगुलर इनकम अच्छी कंपनीज जो होती हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं। और कुछ अगर रेगुलर इनकम आपका एक मेन मोटो है तो कंपनीज कई तरीके की होती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड बहुत कम देती हैं लेकिन उनकी प्राइस में अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके प्राइस में मूवमेंट तो नहीं मिलेगा लेकिन हर साल आपको बैंक एफडी से ज़्यादा डिविडेंड मिल जाता है। जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया में प्राइस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, अप्रिसिएशन ऑफ द प्राइस ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि वो हर साल लगभग 15 से 16% के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टर को 15 to 16% का इंटरेस्ट दे देती है। आप 30% का अगर TDS मान भी लो तो आपका 11% 10% तक का रिटर्न आपको आफ्टर टैक्स मिल जाता है। तो मतलब अगर मुझे 20,000 रुपये मेरी सेविंग है और 20,000 रुपये मैं अपने किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म की तरफ जाऊँ, शॉर्ट टर्म की तरफ जाऊँ, या स्मॉल चिप कंपनी जो होती हैं जो बहुत जल्दी प्रॉफिट दे देती है मैं उसकी तरफ जाऊँ? देखिए ये इसको एक कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तरह लेना चाहिए। अपने पैसे को हर जगह ना तो 100% आप लॉन्ग टर्म में डालिए, ना 100% आप शॉर्ट टर्म में डालिए। इसको दो कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में लेता हूँ मोर देन 2 years, ठीक है। शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन में जिसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेड कहते हैं, कि आज हमने कोई शेयर खरीदा और हमें लगता है ये अगले 1 महीने में ये शेयर जो है 10-15% का रिटर्न दे देगा। तो पोजिशनल ट्रेड के थ्रू आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें डिविडेंड इनकम आपको नहीं मिलेगी लेकिन प्राइस का जो एप्रिसिएशन है। हाँ, इससे पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात ये है कि शेयर मार्केट में जो लोग पैसा गंवाते हैं या जिन लोगों की कहानी हम सुनते हैं वो पूरी तरह बर्बाद हो गए, उसके पीछे जो ह्यूमन नेचर है दैट इज़ फॉर ग्रीडीनेस, लालच। बिल्कुल। ये लालच जो है एक बंदे का इन्वेस्टमेंट लगभग दुगना हो गया है, लेकिन वो 4 गुना 6 गुना करने के चक्कर में अपने उस इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो करके बैठ जाता है। एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, एक टारगेट आपका होना ज़रूरी है कि आप इस पर्टिकुलर शेयर से अगर 20% का रिटर्न आ जाएगा तो आप इस शेयर में निकल जाएंगे। निकल जाने का मतलब भले ही वो चाहे शेयर अगले 70% इंक्रीज़ कर जाए लेकिन आप 20% पे एग्जिट कर जाएं। अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो रेगुलर आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने डिसिप्लिन मतलब नहीं रहे, अपने ऑब्जेक्ट में ही डिसिप्लिन नहीं रहे, तो आपका जो एप्रिसिएशन है कब वो घट जाएगा आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि रिसेंटली अडानी के स्टॉक्स में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर नेगेटिव न्यूज़ आती है एक ग्रुप के अगेंस्ट, तो उसके सारे अक्रॉस द बोर्ड जितने शेयर थे सारे के सारे शेयर एकदम गिर गए और लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिला। तो क्या शेयर मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है क्या, या मतलब हिंडरबर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं, 2017 में कोई कंपनी बनती है, 2017 बाद कंपनी बनने के बाद वो कोई भी किसी ग्रुप के बारे में बोल देती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जो शेयर मार्केट है वो सेंटिमेंट्स पे चल रही है? बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मार्केट 100% सेंटीमेंट पे ही चलती है। एक स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट गवर्नमेंट का आता है तो मार्केट आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाती है। एक नया टैक्स कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे आ जाता है तो आप देखते हैं इमीडिएटली उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के शेयर जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़, चूँकि आपको पता है आजकल का जो शेयर मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट की तरह ट्रीट होता है। इंडिया में कोई चीज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा यूएस में कम पड़ेगा, लेकिन यूएस में कोई चीज़ होगी तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमी जो है डॉलर डोमिनेटेड है। तो उन्होंने बेसिकली एक ऐसी न्यूज़ दी और उनके पास जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ के उनके पास प्रूफ भी थे, वो कोई र्यूमर नहीं था वो। अच्छा। तो प्रूफ बेस्ड न्यूज़ थी। उसको जो उन्होंने 473 क्वेश्चन पूछे, उस पूरे 473 क्वेश्चन का अदानी ग्रुप आंसर नहीं दे पाया। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को, हालांकि अगले दिन गौतम अडानी का खुद भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने डिनाइल करा कि इस तरह का कोई भी ग्रुप को खतरा नहीं है, लेकिन जो लोगों का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव अप्रोच पे ज़्यादा बिलीव करता है, तो उन्होंने जो है नेगेटिव अप्रोच पे बिलीव करा और उसके कई शेयर 70% तक गिर गए। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है आज की डेट में। हालांकि वो न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से हमारी मार्केट मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे शेयर प्राइस में एडजस्ट हो जाती है। मतलब अगर
जैसे आपको बताऊं, मैं 2020 में जब ये पैंडेमिक का दौर था तो उस समय हमारे गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत भारी कटौती करी थी। हाँ जी, 35% से लगभग 25% पे ले आए थे, 25 और कुछ में 22 भी कर दिया था। 22%। तो वो उस कटौती का इम्पैक्ट ये हुआ था विद इन द इंफॉर्मेशन, यानी जैसे डिक्लेरेशन हुआ था तो 2 से 3 घंटे के अंदर शेयर मार्केट 2700 पॉइंट BSE सेंसेक्स बढ़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोग जो न्यूज़ के करीब रहते हैं, जो हर समय न्यूज़ को ट्रैक करते हैं, उन लोगों ने तो उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन जिन लोगों को एक दिन का भी डिले हो गया तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो न्यूज़ को कितनी तेज़ी से आप ट्रैक करते हैं, दिस इज़ द ओनली वे टू मेक योर मनी इन द शेयर मार्केट। मैं सर कहीं पढ़ रहा था कि 2032 में इंडिया का शेयर मार्केट मतलब वर्ल्ड को पूरे सबको फेल कर देगा। मतलब अगर जिसने अब पैसे नहीं लगाए तो वो 2032 में आगे गया काश में पैसे लगा लेता। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज के दौर का भी ह्यूमन जो मनुष्य है वो यही सोचता है किस तरह पैसे बनाऊं। 100 साल पहले की सोच मनुष्य की ये थी किस तरह से पैसे बनाऊं। उससे पहले आप 200 साल पहले देखोगे तो लालच या पैसा या संपत्ति जमा करने की जो हमारी इंटेंशन है, ह्यूमन बिहेवियर, वो लगभग सेम है। अब आज की डेट में पहले रथ चलते थे, फिर धीमे धीमे वो हम साइकिलों पे आए, फिर गाड़ियों पे आए, अब जो है एरोप्लेन और तमाम ये चैट GPT वगैरह है, लेकिन इंटेंशन वही है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, ह्यूमन बिहेवियर रिपीट करता है। जब जब लालच अपने एक लिमिट तक पहुँचेगा तब शेयर मार्केट में सेलिंग आएगी, और शेयर मार्केट जो है अपना बिहेवियर लगातार रिपीट करता रहता है। जो शेयर एक ऊपर जाएगा वो 100% आपको वेट, अगर आप पेशेंस आपके अंदर है तो आपको कहीं ना कहीं वो शेयर जो है सस्ता भी मिलेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अडानी ग्रुप कोई फिनिश नहीं हो जाएगा, कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, अक्रॉस द सारी इंडस्ट्री में उसके कारोबार हैं, आने वाले समय में ज़रूर ये रिवाइव करेगा। तो जो आज की प्राइस है, हो सकता है 5 साल के बाद आपको अडानी का ये प्राइस ना मिले। तो शेयर मार्केट जो है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर चलता है। दाऊ थ्योरी लिखी गई थी 1900 में, दाऊ जोन्स जिनके नाम पे स्टॉक मार्केट है, उनकी थ्योरी यही थी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो रिपीटेशन होती है। यानी कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट के बाद उस प्रॉफिट को जब मैं बुक करूंगा तो सेल करूंगा तो सप्लाई बढ़ेगी तो शेयर के प्राइस में डाउनफॉल आएगा। फिर जहाँ पे वो नीचे आएगा तो वो लोग तो हट जाएंगे जिन्होंने प्रॉफिट बना लिया, फिर नए लोग उसमें एंट्री मारेंगे और फिर उसी तरीके से शेयर बढ़ेगा, फिर कम होगा। तो इवन आप चाहे एप्पल की बात करें, अमेजोन की बात करें, किसी भी कंपनी के शेयर की बात करें, तो अगर एक टॉप बनाया उसने तो उसका लो भी रहता है। तो हमारे इन्वेस्टर्स जितने भी हैं जो नए आना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत सारा नुकसान कर चुके हैं अपना, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी कि अपने पैसे को सेग्रीगेट कैसे करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और कितने टर्म्स ईयर का वो अपना प्लान लेके चलें, और मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग आप कैसे सजेस्ट करेंगे? देखिए, प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आप किस एज ग्रुप में शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। अगर आप यंग एज के पर्सन हैं, मान के चलते हैं 18 साल के बाद आप डीमैट खुलवा सकते हैं, 18 साल से और 35 साल तक ले सकते हैं। इसमें रिस्क एपेटाइट हमारा ज़्यादा होता है, हमें उस समय बहुत बड़ी लाइबिलिटी नहीं होती है, हमें एकदम मकान नहीं बनाना होता है। तो उस केस में हम अपनी इनकम का 70 से 80% तक इक्विटी में लगा सकते हैं। लेकिन अगर वही अमाउंट एक 35 to 50 ईयर्स का बंदा जो है अगर स्टॉक मार्केट लगा, तो उसका एक प्रोटेक्शन की भाव होता है कि मेरा रिस्क जो है एक मिनिमम रहे। तो यहाँ पर हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि अपना टोटल अमाउंट जो है आप एज अ इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें, उसका 40% आप अपने FDs में, गोल्ड में या ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाएं जिसमें रिस्क जो है थोड़ा मिनिमम हो। लेकिन अभी भी चूंकि आपकी एज एक 50 तक है तो आप 60% अपना इक्विटी में लगा सकते हैं। अगर आपकी एज ग्रुप 50 एंड अबव है और आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मार्केट में ना जाके एक्सपर्ट्स की हेल्प लें, और उसको हम एक्सपर्ट की हेल्प लग के जब इन्वेस्ट करते हैं तो उस मार्केट को हम म्यूचुअल फंड मार्केट कहते हैं। अच्छे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें, और म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने से इम्पॉर्टेंट जो है उसका म्यूचुअल फंड मैनेजर इम्पॉर्टेंट है कि वो मैनेजर जो है कि कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि पैसा वही संभालेगा आपको, कब निकलना है, कब एंट्री मारनी है। म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं वो ऑन द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द दैट फंड मैनेजर। तो म्यूचुअल फंड भी एक तरीका है। जैसे हमारे बड़े सेलिब्रिटी हैं अमिताभ बच्चन जी, वो अपना 100% इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं, वो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं।
तो वो चूँकि वो एक एज ग्रुप में हैं, उन्हें उनकी रिस्क एपेटाइट अब लिमिटेड हो गई है, तो वो एक्सपर्टीज़ पे बिलीव करते हुए अपने पैसे को एक म्यूचुअल फंड मैनेजर यानी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं। वो उनके पैसे को अपने बेस्ट इवैल्यूएशन से वो इन्वेस्टमेंट करा जाता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी पहले तो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो किस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। सेक्टर मतलब इंडिया के अंदर कुछ 11 सेक्टर हैं टोटल मिला के। वो 11 सेक्टर आपको, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर है, स्टील है, कॉटन है, इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है, ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर के सिलेक्शन के बाद आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना कि जैसे हर जने के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एनालिसिस कर सके कि कंपनी को अंडर वैल्यूड कंपनी को ढूंढे। तो जो टॉप 3 कंपनीज़ हैं, फर्स्ट कंपनी तो अपना एक ग्रोथ रेट अचीव कर चुकी है, तो मेरा जो अपना परसेप्शन रहता है, मैं हमेशा सेकंड और थर्ड नंबर की कंपनी में पैसा लगाता हूँ, ताकि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फर्स्ट नंबर वाली कंपनी को पीछे छोड़ना, तो उसकी स्ट्रेटजी ज़्यादा एग्रेसिव होती है इंस्टेड ऑफ फर्स्ट नंबर कंपनी। तो सेकंड और थर्ड नंबर की कंपनी के अंदर अगर वो प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं तो उनमें पैसा लगाया जाए तो वो लॉन्ग टर्म में आपको वो 1 से 2 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो हमारे बेंजामिन ग्राहम की एक बुक आती है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें बहुत बढ़िया बातें लिखी गई हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताया उन्होंने। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब कि अगर आपको कभी वक्त मिले, बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने फ़िल्टर्स डालेंगे तो उस हिसाब से कुछ कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनीज आ सकती हैं। अंडर वैल्यूड कंपनीज का मतलब उनकी जो बैलेंस शीट वैल्यू है, अगर उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो उसकी बुक वैल्यू उसकी करंट मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि वो अंडर वैल्यूड है। वो पर्टिकुलर शेयर आज की डेट में परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के ओनरशिप जो है अपनी इक्विटी को इंटैक्ट करते हैं, तो वो अंडर वैल्यूड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में 99% चांस है कि आप पैसा बना सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को दोगुना तिगुना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शेयर मार्केट इज़ नॉट अ मैजिकल मार्केट की मिनटों में लोग कहते हैं आज सुबह लगाओ और शाम को जो है पैसे डबल हो जाओ। एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि मुझे इसमें 10% पर मंथ रिटर्न रखना है, 10% 2 महीने में रिटर्न रखना है, तो जाके 2 महीने का अगर 10% हुआ तो इसका मतलब 60% का रिटर्न पूरे साल में निकाल सकते हैं। तो साल में तो ये पॉसिबल है, लेकिन डे बाई डे की ट्रेडिंग में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि अगर भाई इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में, तो ट्रेडिंग की जगह लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड लें, 1-2 महीने के ट्रेड लें और उन शेयर्स को चूज़ करें जिनके प्रमोटर्स अच्छे हैं, जिनकी ईयर टू ईयर ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया चल रही है, एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन है या इंक्रीज़ हो रही है, और जिनके प्रोडक्ट मार्केट में जो है जिनकी डिमांड अवेलेबल है और लगातार प्रॉफिट में वो रह सकते हैं, उसी कंपनीज में को सिलेक्ट करके हमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमारे जो बचपन में सिखाया जाता था लालच करना बुरी बला है, तो वो बिल्कुल शेयर मार्केट के ऊपर एप्लीकेबल होती है कि लालच नहीं करना है, अपना जितना आपने सोचा है उतना कमाइए और दूसरे को एंट्री करने दीजिए, इसमें आप साइड हो जाइए। बिल्कुल ठीक बात है। शेयर मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है और हम पे इतनी सारी बातें हैं इसमें करने के लिए, तो सर को फिर कभी हम इसमें और किसी टॉपिक पे बुलाएंगे। सर ने बहुत ही डिटेल्ड में एक एक बारीकी से बताया कि शेयर्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें, कौन से में ना करें, वो सारी एज फैक्टर सब कुछ सर ने बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बारीकी बहुत ही सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताया। और आने वाले समय में भी बिल्कुल किसी न किसी टॉपिक में मैं आपको फिर से आमंत्रित करूँगा अपने स्टूडियो में। और मैं आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।